नमस्कार, इंडिया बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज़ादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं। यकीनन 70 साल का ये सफ़र ऐतिहासिक रहा है। भारत ने ढेरों कीर्तिमान बनाए हैं। अंतरिक्ष, सेना, खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा जैसे ढेरों क्षेत्रों में भारत का सुनहरा सफ़र रहा है। लेकिन इन 70 सालों में काफ़ी कुछ ऐसा भी रहा जिस पर सवाल उठते रहे हैं। फिर चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो या फिर आपातकाल, चाहे वो आतंकवाद, नक्सलवाद हो या फिर किसानों गरीबों की बदहाली, शिक्षा पर उठते सवाल हों या रोजगार का संकट। यकीनन बीते 70 सालों में काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या उसकी रफ्तार ठीक रही, क्या नीयत ईमानदार थी, क्या नीति निर्माताओं की प्राथमिकता में पंक्ति में आखिर में खड़ा गरीब ही था। ऐसे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद JS राजपूत साहब। बहुत बहुत स्वागत है राजपूत साहब आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब। बहुत बहुत स्वागत है शंकर प्रसाद साहब आपका भी कार्यक्रम में। और यहाँ न्यूज़ नेशन के इंडिया बोले के स्टूडियो में 4 खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब। बहुत बहुत स्वागत जेटली साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रही हैं अधिवक्ता रेखा अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत रेखा जी आपका कार्यक्रम में। और जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। और यहाँ पर इन तमाम पैनलिस्ट से सवाल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश की युवा पीढ़ी, युवा प्रतिभा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं और सवालों के क्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आजादी के 70 साल और दुनिया का सबसे युवा देश हिंदुस्तान। 70 साल में बहुत बदली है देश की तस्वीर। 70 साल पहले तीसरी दुनिया का हिस्सा था हिंदुस्तान। कितना बदलाव हुआ है भारत में, इन आंकड़ों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 1950 में 50 मिलियन टन था खाद्यान्न उत्पादन, आज रिकॉर्ड 272 मिलियन टन है। 1950 में देश में मात्र 578 कॉलेज थे, आज कॉलेज की संख्या 35,000 से ज्यादा है। मंगलयान अभियान से बढ़ा है देश का गौरव। एक साथ 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। उपलब्धियों के बावजूद कई चुनौतियां हैं देश के सामने। करीब 27 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे हैं। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज 2.2% है। वैश्विक GDP में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.6% है। जाहिर है बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। 70 सालों में बहुत बदलाव हुए हैं, बुनियाद विकसित हुई है। लेकिन इस बुनियाद पर आलिशान हिंदुस्तान का ढांचा खड़ा करने की चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। सीधे चलते हैं JS राजपूत साहब के पास। राजपूत साहब, इन 70 सालों में भारत को एक समाज के तौर पर किस तरीके से देखते हैं सर आप? मैं तो शिक्षा में रहा हूँ, इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से देखता हूँ। 70 सालों पर मैं पूरी दृष्टि डालता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति की है उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे नेताओं ने, और विशेषकर जो 50 के दशक में हमारे पास नेता थे जी, वे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, जो देश को जानते थे जी। और उन्होंने आगे के समय का विचार किया, वो दूरदृष्टि से देखा। उस दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज हम विज्ञान की शिक्षा में किसी से पीछे नहीं हैं। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान में किसी से पीछे नहीं हैं। और कहीं पर भी हम देखें तो हमने विश्व में जो प्रगति हो रही थी उसका आकलन सही किया था। ठीक है। और उसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है। शिक्षा से जुड़े कितने विश्वविद्यालय हमने बढ़ाए, आज 700 से ज़्यादा हैं, 40,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। शिक्षा से जुड़े बहुत कुछ हुआ है। समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति जो हुई है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि 1950 में 60 में लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता था कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, विशेषकर लड़कियों को स्कूल भेजने को कोई तैयार नहीं होता था। आज समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। आज हर माता पिता, वो कहीं पर भी हो, किसी श्रेणी का हो, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, अपने दोनों बच्चों को, लड़कों को भी लड़कियों को भी स्कूल भेजना चाहता है। ठीक है। और वहीं पर नहीं रुकता है, वो ये भी कहता है कि मुझे केवल शिक्षा ही नहीं चाहिए, मुझे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए, मैं उस कौशल शिक्षा चाहिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शिक्षा से दूर रहना चाहो। मैं उस पहलू पर भी आऊँगा राजपूत साहब, और आपसे समझने की कोशिश करूँगा इन 70 सालों के शिक्षा के क्षेत्र के सफ़र को। लेकिन शंकर प्रसाद साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा सर, इन 70 सालों में भारत को आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर और रक्षा के मोर्चे पर किस तरीके से आप आंकते हैं सर? देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे उस समय
देश के लीडर्स का ये समझना था कि शायद युद्ध होगा ही नहीं और हम एक किस्म से पीस को रेस्टोर कर सकेंगे और सारे विश्व में पीसफुल मेथड से ही दुनिया चलेगी। लेकिन जब 1962 की लड़ाई हुई चाइना के साथ, उस समय हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये सोचा और महसूस किया कि अगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइज नहीं होंगी और अगर शक्तिशाली नहीं होंगी तो ये देश प्रगति नहीं कर सकता और संकट से घिरा रहेगा जी। लेकिन उसके बाद भी कुछ ही दिनों तक तो कुछ इस पर देखभाल हुई, लेकिन फिर भी सरकारों ने यही सोचा कि शायद युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कह रहे हैं सोच के स्तर पर ही कमी आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक थॉट पिछले खास तौर से 3 सालों में तो बहुत बदला है। ठीक है, मैं आऊंगा सर, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रही है जी, मैं आऊंगा। 30 साल से कोई मॉडर्नाइजेशन हुई नहीं। शंकर प्रसाद साहब, मौजूदा सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा, 47 में जब आज़ादी मिली और 2017 में जब हम चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर कितना बदला है सर भारत? देखिए, बदलाव बहुत ज़बरदस्त आया। अगर आप ब्रिटिश राज को देखें तो सन 1900 से लेकर 1950 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था की विकास की दर थी वो 0.5% थी और उसके तुरंत बाद वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है जिसको हम कहते हैं वो 5% हो गया। तो एक तो रेट ऑफ ग्रोथ हुआ, दूसरा आप देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी डाइवर्सिफाई हो गई जी। कैसे? जब कृषि प्रधान देश था हमारा तो आज़ादी के समय 88% लोग कृषि में थे जी और उसमें उत्पादन होता था 55%। और लेकिन अब वो घट के आप देखेंगे तो 45% लोग अब कृषि में हैं और उसका उत्पादन हो गया घट के 14%। बिल्कुल। लेकिन एक हमारी नीति थी कि पहले गरीबी खत्म करनी है, तो गरीबी के लिए स्टेट ने जो सारे रिसोर्सेज अपने में कंसंट्रेट करके उनको स्पेंड करना शुरू किया। इसकी वजह से ये हुआ कि हमने ये नीति अपनाई कि हमें ऑस्टेरिटी रखनी है। हमें जितने भी जो लग्जरी गुड्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, कारें हैं, इन टेलीफोन हैं, इनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है और जो बुनियादी चीज़ें हैं जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि कृषि में उत्पादन बढ़े, जैसे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, इस तरह की चीज़ें, स्टील है, जो बुनियादी जो इंडस्ट्री हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन है, इस सब पे हमने इन्वेस्टमेंट किया। इसकी वजह से शॉर्टेजेस रही हमारी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि टेलीफोन को लेने के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ता था या आपको जो स्कूटर खरीदना है तो आपको जो सालों इंतजार करना पड़ता था, रेफ्रिजरेटर है। तो ये एक नीति के तहत ये हुआ कि इन चीज़ों की शॉर्टेज हुई और ये शॉर्टेज बाद में जाके सन 80 के दशक के बाद में जब हमारी नीतियां बदली तो उसके बाद इसमें बदलाव आया। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को हमने की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आप देखें कलर टेलीविजन इंडिया में 1982 में आया। उसके पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, वो भी हफ्ते में 2 बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे जब कार्यक्रम आते थे और कृषि दर्शन उस पर आता था। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, टेलीकम्युनिकेशन में आया, फिर आपके जब बाकी ये 1980s के बाद में आया। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है इसके भी 2 फेज माने जाएं कि एक 1950 से लेकर 1980 तक जबकि बुनियादी मॉडर्नाइजेशन हुआ और एक 80 के बाद या एक 80 के बाद जो हुआ। जेटली साहब, आपने सुना 3 जानकारों को, आपकी राय क्या? आपको लगता है कि 70 सालों में इस देश ने वो सब हासिल किया है जो 70 साल पहले सपना रहा होगा, या आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया? देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 70 सालों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो हमारे किसान को, हमारे मजदूर को, हमारे व्यापारी को, हमारे हर वर्ग को सशक्त मजबूत बनाने के लिए जितने भी कदम उठाने थे, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं उठाए गए होंगे, हम ये कहते हैं कि उठाए गए होंगे और उनको आगे ले जाने की भी कोशिश की गई होगी। लेकिन कहीं कहीं पर ये देखने को मिला कि हम 4 कदम आगे बढ़ते थे और 8 कदम पीछे चले जाते थे। आलोक जी, आपसे समझना चाहूँगा, आप किस तरीके से देखते हैं सर, और जो बात अभी जेटली साहब ने कही उससे कितना सहमत है? मैं कहीं पढ़ रहा था जब भारत को आज़ादी मिली तकरीबन उसी दौर में कोरिया को भी आज़ादी मिली थी। 2015 में 2017 में कोरिया की जो प्रति व्यक्ति आय है वो तकरीबन 17 लाख रुपए है और भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है। तो ये जो 1 लाख रुपए और 17 लाख रुपए का अंतर है उन 2 देशों में जो लगभग एक ही समय आज़ाद हुए थे, इसके पीछे आपके हिसाब से कहाँ कमी रह गई? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की बात माने कि 4 कदम आगे बढ़े और 8 कदम पीछे, तो अभी हिंदुस्तान जो है 1850 में होना चाहिए। जहाँ तक आपने अभी प्रति व्यक्ति आय की बात की है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 243 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, हम 243 रुपये से 1 लाख रुपये पर पहुँचे हैं जी। जितनी आबादी हमारे एक छोटे से राज्य की है, कोरिया की आबादी उससे भी कम है, तो तुलना करना मैं नहीं समझता कि बहुत सही होगा। हमारी आबादी 3.5 गुना बढ़ी है, रिसोर्सेज
वर्सेस जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो हिंदुस्तान का बाकी अगर देशों से तुलना करें तो खराब होगा। जितनी पूरे यूरोप की आबादी है उतने बच्चे तो आज हमारे स्कूल जाते हैं, जितने अमेरिका की पूरी आबादी है उतने बच्चे, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा IIT तो आप करें ज़्यादा आबादी में मुश्किल है बेहतर विकास करना? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जब रिसोर्सेज और जो एक एक्रेमन का जो कंसेप्ट था कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन की रेशियो जो है वो फेवरेबल अगर होगी तो वो राज्य या वो स्टेट ज़्यादा तरक्की करेगा। आलोचना करना बहुत आसान है। जिस समय पर देश आज़ाद हुआ खाने के लिए नहीं था, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे ये नहीं पता था। PL 480 जैसे कानूनों पर हमने हस्ताक्षर किए, बड़े बड़े बांध और उद्योग लगाए गए, हरित क्रांति से लेकर सूचना क्रांति तक हम आए हैं। तो ये कहना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और सांप सपेलों का देश था, ये एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, आज 700 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। JS राजपूत साहब ने अभी इतना बड़ा अच्छा बताया कि एजुकेशन में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। कमियाँ रही होंगी, गुणवत्ता में भी कमी रही होगी, लेकिन जिस देश में सुई नहीं बनी थी वो मंगलयान तक पहुँचा है। जिस देश के अंदर खाने के लिए हमारे पास लाले थे, आज 4 साल का 5 साल का हमारे पास स्टॉक है। बहुत संक्षेप में, नियत ईमानदार रही है क्या सरकारों? मैं समझता हूं अगर ईमानदार नियत नहीं रही होती तो हम क्या तरक्की कर पाते। ठीक है रेखा जी, एक अधिवक्ता के तौर पर आपसे समझना चाहूंगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां कानून सर्वोपरि है। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं इन बीते 7 दशकों में, और क्या आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई कहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारे एक लोकतांत्रिक देश के अंदर है कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, यानी कि कानून सबसे ऊपर है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरे दोनों तरफ ऑपोजिट बैठी भी हों। परंतु उस दृष्टि से अगर आप देखें तो पिछले 70 साल के अंदर जो मैं देखती हूँ कि हमारा जो देश का जो कानून का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो इनोसेंट आदमी, जो निर्दोष आदमी है, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, भले 99 जो दोषी लोग हैं वो छूट जाएं। तो उस बात को ध्यान रखते हुए जो हमारे संविधान के अंदर भी लिखी गई है, हमने अपनी संविधान की जो है उसकी इज्जत करी है। बहस जारी है, समझने की कोशिश की भारत का ये 7 दशक का सफर किस तरीके का रहा, क्या कुछ बेहतर हुआ और क्या कुछ और था जो बेहतर हो सकता था। युवा पीढ़ी किस तरीके के सवाल सोचती है इन 70 सालों को लेकर, ये समझने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल? मेरा सवाल सर ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले जो था धांधली थी इसके अंदर, ये क्यों हो रहा था उस टाइम पे? सर पहले के लोग जितना एग्रीकल्चर मतलब किसानी करते थे, आजकल के लोग इतना किसानी नहीं करते। इस वजह से मतलब हमारा जो है खाने पीने के जो चीज़ें थे पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी, वो आज घट चुकी हैं। मेरा सवाल था कि 70 सालों में हम पॉपुलेशन एक ऐसा मैटर है जिसे काउंट कभी नहीं करते हैं। पॉपुलेशन को हमें काउंट करना चाहिए क्योंकि वो हमारा बैकड्रॉ है। ग्रोथ के टाइम पे पॉपुलेशन हमेशा माइनस में ही लेके आएगी हमें। मेरा सवाल ये है कि क्यों आतंकवाद अभी भी एक हमारे लोगों के लिए मुद्दा बना हुआ है, क्यों इंडिया कुछ एक करारा जवाब नहीं देती आतंक को? सर ये 70 सालों में एजुकेशन सिस्टम भला अच्छा हो जाए, लेकिन ये एक ड्रॉबैक है कि हमारा जो सोच है कहीं ना कहीं वो बदला नहीं है। तो सवाल शिक्षा को लेकर भी हैं। और राजपूत सर आपसे समझना चाहूँगा, सर आपने बताया कि इन 70 सालों में क्या कुछ बेहतर हुआ, लेकिन इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि स्किल डेफिसिट आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। देखिए, मैं जब स्कूल में और विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो देश के चारों में एक ऐसा वातावरण था, ऐसे नेतृत्व था जिन्होंने त्याग किया था, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो जेल गए थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होकर उसके पद से हटकर जब पटना पहुंचे तो उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, वे एक सीलन भरे कमरे में रहे, उस सब का प्रभाव पड़ता था। इन बच्चों ने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है और वो हम सबको चिंता में डालता है। हमारी नैतिकता कम हुई है, जो बहुत बड़ी कमी है, और उसी कारण शिक्षा में जैसे ये शब्द इस्तेमाल हुआ कि मजाक बन गई है, ये सही है। शंकर प्रसाद साहब, एक सवाल आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पर युवा पीढ़ी ने किया, आपसे समझना चाहूँगा सर। 1990 के बाद के जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के आंकड़े मेरे पास हैं, 21,000 लोगों की जानें गई हैं। नक्सलवाद से जुड़े 1999 के बाद के आंकड़े हैं, 10,000 लोगों की जानें गई हैं। क्या आपको लगता है कि इन 70 सालों में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जितना बेहतर तरीके से सोचा जाना चाहिए था, कहीं कमी रह गई? देखिए, एक तरफ तो मैं कहूँगा अवश्य कमी रह गई, लेकिन एक तरफ ये भी कहूँगा कि आज आपकी शक्तिशाली फौज बन चुकी है जी। अब इनका सवाल ख़ास तौर से था आतंकवाद से। देखिए, एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति की लड़ाई करना कोई देश की पॉलिसी नहीं हो सकती। हमें एक इसकी नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए थी, 1990 में सोचना चाहिए था। आलोक शर्मा साहब, शिक्षा और रक्षा की बात तो हो गई सर, ये जो नीतियों में ईमानदारी की बात है सर, जो सवाल मैं शुरुआत से कर रहा था, आपको लगता है कि हम वाकई कहीं चूक रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कमियां हम किसी भी सरकार से रह सकती हैं, लेकिन उनको दूर भी किया गया है। मैं समझता हूँ कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक आतंकवाद की बात है, रक्षा विशेषज्ञ साहब मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से मात्र आतंकवाद की समस्या हल हो जाती हो तो
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। आज तीसरे नंबर पर हमारी सबसे बड़ी आर्मी है। जेटली साहब, क्या आपको लगता है कि जिस राजनीतिक गंभीरता की बात की जा रही है, कमी दरअसल में वहां से रह गई, वहीं से शुरू होती है? 1950 से ही पहला घोटाला सामने आने शुरू हो चुका था, जीप घोटाला, मुंद्रा घोटाला, और एक पूरी लिस्ट है, और वो 2014 तक दिखता है, 2017 तक भी हो सकता है कुछ मामले सामने आते रहे हों। इन 70 सालों में राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश में एक बड़ी चुनौती रही है, भले कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा हो, केंद्र में या राज्य में। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हम 70 सालों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम बाई चांस 3 सालों पे आ गए। नहीं, उस पर बाद में आएंगे, अभी 70 साल की बात, ये बाद में आना था। हाँ। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहते हैं कि 2 तरह की पॉलिसी थी, एक आंतरिक पॉलिसी थी और एक बाहरी पॉलिसी थी। आंतरिक पॉलिसी आपकी राजनीति से प्रेरित थी, बाहरी पॉलिसी आपकी मजबूरी थी। आज भी देखिए, जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट में सुषमा जी का एक स्पीच देखी होगी, उन्होंने ये बात रखी, उन्होंने कहा कि जब कुछ देशों को हम इग्नोर कर रहे थे, जो देश हमें सशक्त कर सकते थे, आज जो दूसरे देश हैं वो हमें कहते हैं क्योंकि आपके संबंध उन देशों के साथ अच्छे हैं तो कृपया करके हमारी बात भी वहां रखिए। तो आज भारत की देखिए पोजीशन कहां पे है। बेशक बीते 7 दशक में भारत ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। कभी तीसरी दुनिया का हिस्सा रहा भारत आज तेजी से उभरती बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हैं, हमारे बाजार पर टिकी हैं। लेकिन बड़े सवाल अब भी सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, 2022 तक भारत को बदलने का दावा कर रहे हैं। यहाँ किसानों की दोगुनी आमदनी की बात है तो सबको घर देने का वादा भी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अशिक्षा खत्म करने का भरोसा है तो गरीबों और महिलाओं को अधिकार देने का दावा भी हो रहा है। सवाल ये कि ये सब होगा कैसे? सरकार का विजन क्या है? क्या ये चुनावी जुमले भर हैं या वाकई नीयत में ईमानदारी है? और इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। करेंगे और करके रहेंगे, यही नारा है पीएम मोदी का। पीएम न्यू इंडिया के नारे को बुलंद कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त इस तरीके से मनाया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले साल 2 अक्टूबर को सफाई अभियान शुरू करी थी। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके की मैसेज प्रधानमंत्री लोगों को दे। 2022 तक भारत की तस्वीर बदलने का वादा किया है पीएम मोदी ने। हर साल 1 करोड़ रोजगार देने का वादा है मोदी सरकार का। सत्ता में आए 3 साल हो चुके हैं मोदी सरकार के। देश की तस्वीर बदलने के लिए कुछ कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। देश की सुरक्षा सबसे अहम है। सरहद पर चीन और पाकिस्तान से लगातार चुनौती मिल रही है हिंदुस्तान को। आतंकवाद और नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। आजादी के 70 साल बाद भी कुछ आंकड़े हैं जो हैरान करने वाले हैं। देश के 40% बच्चे कुपोषित हैं, 26% आबादी निरक्षर है। कौशल की कमी हिंदुस्तान की बड़ी समस्या है। क्या इन मुश्किलों और चुनौतियों का निपटारा कर पाएगी मोदी सरकार? टीम न्यूज़ नेशन। जेटली साहब, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सर विपक्ष सवाल उठाता है कि आप व्यापम पर तो चुप हैं। विपक्ष सवाल करता है कि 2014 में जब आपकी मंत्रिपरिषद बनती है तो उसमें 33% मंत्री ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो हम कैसे उम्मीद करें कि आप एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने जा रहे हैं 2022 तक? आप इसको वाइडर पर्सपेक्ट में अगर देखेंगे, दिखा दीजिए सर। तो ये देश जिस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, लगभग 10 हज़ार करोड़ के नुकसान में चल रहे थे। बहुत सारी ऐसी एक व्यापारी चाहता था कि इस देश में व्यापार करूं, लेकिन उसके पास वो प्रोविज़न अवेलेबल नहीं थे कि वो कैसे ईमानदारी से व्यापार करे, क्योंकि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे इंस्पेक्टरी राज में उसको फंसना पड़ता था। ये वही देश है जिसमें कोयला घोटालों के रूप में देखा जाता था, कभी उसे विकास के रूप में नहीं देखा गया था। सर सवाल ये भी वही है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये भी वही देश है जहां पर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जो उम्मीद मैं 70 साल से आपसे बोल रहा था जी। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर आप 3 सालों का ही ब्यौरा उठाकर देखें, 3 साल के अंदर आज निर्यात भी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा बढ़ रहा है। आप 3 साल के अंदर देखें तो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा यहाँ आ रही है। मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास। जेटली साहब, सब कुछ अच्छा नहीं है सर। आरबीआई की एक सर्वे की रिपोर्ट आई है जून की, जिसमें जो कर्मचारी हैं वो उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आमदनी जितनी बढ़नी चाहिए थी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है। बहरहाल मैं जेएस राजपूत साहब के पास चलूंगा। जेएस राजपूत साहब, सरकार का वादा है कि वो 1 करोड़ रोजगार हर साल देगी, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि रोजगार तो आप तभी देंगे जब आपके पास काबिल युवा पीढ़ी होगी। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो व्यापक बदलाव हो पा रहा है जो वक्त की जरूरत है इस युवा आबादी वाले देश में? हालांकि सरकार ने ये दावा तो किया कि वो एक नई शिक्षा नीति के साथ सामने आ रही है 15 साल बाद।
इसके पहले मैं बड़े आश्चर्य में हूँ। मैं तो प्रश्न बनाना और प्रश्न का उत्तर लिखाना सिखाता रहा जिंदगी भर जी, मगर व्यापम को जितनी व्यापकता अभी आपके यहाँ मिली है उतना मैं सोच भी नहीं सकता था। खैर, आप इसको यूँ लीजिए कि ये एक डिविडेंड की बात हम लोग कहते हैं ना, गोल्डन डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास पहली बार युवाओं को हम थोड़ा सा इज्जत से देख रहे हैं और आशा करते हैं कि दुनिया के बाकी देश एजिंग सोसाइटीज़ हैं उनको जगह देंगी। उसके लिए चाहिए कौशल। कौशल हमने सिखाए नहीं और कौशलों पर हमने ध्यान नहीं दिया। हम सीबीएसई के बोर्ड मार्क्स में ही उलझ कर रह गए। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। और इधर कुछ प्रयास हुए हैं, जैसे एक मंत्रालय बना है, सब हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत आशाजनक नहीं बनी है। अगले वर्षों में बन जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ाया गया है, उससे लोगों को थोड़ा सा आराम हुआ है। बहुत से लोग जो निराश थे उन्होंने नई नई कौशल सीखने शुरू किए हैं। मेरे पास एक उदाहरण है जी। 1982 में मैं रूस में स्कूल देखने गया था, तो मैंने एक वाक्य सीखा था कि देश का भविष्य कौन बनाता है? देश का भविष्य उसके बच्चे बनाते हैं। और लेनिन का एक वाक्य वहाँ बहुत प्रचलित था, जो मैं आज भी बार बार दोहराता हूँ, आपके बच्चे कौन से गीत गाते हैं उसे सुनकर मैं देश का भविष्य बना सकता हूँ। तो हमने बच्चों को पहला सिटीजन नहीं बनाया। अगर हम उन्हें कौशल सिखाते, जो चीन सिखाता है, चीन के हर गांव के स्कूल में जो लोकल क्राफ्ट होता है उसको इनकरेज किया जाता है। हर बच्चा हाथ से काम करना सीखता है। जो भी बनाता है स्कूल उसे रखता है, बेचता है, उसमें एक हिस्सा बच्चे को देता है। और इस तरह ऐसा कोई बच्चा नहीं निकलता है जो कौशल न सीख चुका हो। कोरिया का उदाहरण दुनिया में सब जानते हैं। काफी कुछ काम करना बाकी है अभी। कौशल सीखते हैं, भले वो डॉक्टर बने, लेकिन अगर डॉक्टरी छोड़ दे तो भी हाथ से बना के रहे। ठीक है। मुझे लगता है बहुत बाकी है। शिक्षा में हर गांव के स्कूल में आपको हाथ के कौशल सिखाने पड़ेंगे हर बच्चे को। ठीक है। उस पर एक आधार बनेगा जी, तब आप आगे बढ़ेंगे और तब आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है। कृषि जैसे क्षेत्रों में आपको लोग मिलेंगे। शंकर प्रसाद साहब, निश्चित रूप से आप प्रगति को अपनी आंखों से देख सकते हैं। शंकर प्रसाद सर, आपसे समझना चाहूँगा साहब, मेरे पास 2014 और 2016 के आंकड़े हैं जिसमें तुलनात्मक अंतर है सर, और दिखता है कि इन बीते 3 सालों में भी हमारे देश में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। जवानों की जो मौत का आंकड़ा है उसमें इजाफा हुआ है, और इसी साल जून तक के आंकड़े हैं जिसके मुताबिक आतंकी घुसपैठ भी बढ़ी है इस देश में। क्या आपको लगता है कि 2022 तक जब हम एक सुरक्षित भारत की भी बात करते हैं तो चुनौती कहीं ज़्यादा है मौजूदा सरकार के सामने भी? देखिए, इस चीज़ को आप 2, 3, 4 साल में हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 50 साल इसको निगलेक्ट किया है जी। अगर आप ये समझते हैं कि पिछले 5 साल से आज के अंक बढ़ गए हैं तो इसमें तो मैं डिस्कस कर ही नहीं सकता, तो सच बात है। लेकिन इसका बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है कि हमने देश की सिक्योरिटी को दखलअंदाज किया है, उस पर गौर नहीं दिया है, स्ट्रेटेजिक कल्चर को बिल्ड नहीं किया है। ठीक है। आलोक जी, आपसे समझना चाहूँगा, सरकार ने वादा किया कि हम रोज़गार देंगे, और जब प्रधानमंत्री भी अगले 5 साल की बात करते हैं तो रोज़गार बढ़ाने की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक दावा देख रहा था जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ का हमने वादा किया था, लेकिन अकेले मुद्रा के तहत ही 3 साल में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार की कोशिश की गई है। क्या आपको लगता है कि रोज़गार, जो भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में एक बड़ी चुनौती है, मौजूदा सरकार उससे बेहतर तरीके से निपट रही है? देखिए, मैं समझता हूँ इनके आंकड़े स्वयं बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कहती है कि जॉब इंडेक्स नेगेटिव है। 2 करोड़ का वायदा किया और 1.37 लाख केवल रोजगार दिए गए। मुद्रा योजना के तहत आपने रोजगार नहीं दिया, मुद्रा योजना के तहत आपने लोन दिया है, लोन उसको वापस करना है। जहाँ तक बात है कि क्या उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है जी। कि आप लोन देके किसी को कहें हमने रोजगार दे दिया है, ये संभव नहीं है। 3 RTI लगी कि कितने लोगों को मुद्रा योजना में आपने लोन दिया है, किसी सरकार के किसी हिस्से ने कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहाँ तक 3-4 चीज़ें आई हैं, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, लगातार एक्सपोर्ट घट रहा है हमारा। पिछले अगर 36 महीनों से देखेंगे तो एक्सपोर्ट जो पिछले 36 महीने में था घट रहा है। बीमा की बात अभी हुई है, बीमा का 10,000 करोड़ का घोटाला अभी CAG ने उजागर किया है। किसानों की जो एग्रीकल्चर की बार बार बात हो रही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में नेगेटिव हो गई। आपके समय सब कुछ अच्छा था क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि आप क्या छोड़कर गए थे, इसका भी विश्लेषण होता है क्या? बिल्कुल विश्लेषण हुआ है। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर की सिचुएशन पिछले 3 साल में डाउन हुई है। प्रोफेसर अरुण कुमार, मौजूदा सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर जिस तरीके की योजनाओं को शुरू किया है और वो लगता है कि आर्थिक एजेंडा कहीं प्राथमिकता में ज़्यादा है सरकार के, जिसमें जीएसटी भी है, जिसमें डिमोनेटाइजेशन भी है, जिसमें बहुत सारे कानून भी हैं जो अब कानून की शक्ल में सामने आए हैं, किस तरीके से आप आंकते हैं सर? और क्या आपको लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर जो चुनौतियाँ हैं 2022 तक के लिए, आने वाले भारत के लिए, उनसे निपटने के लिए सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, इस समय चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि एक तरफ जैसे आपने कहा रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। और मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा, ये 2015 में जब यूपी में 360 नौकरी निकली पियोन्स की, तो उसके लिए 23 लाख एप्लीकेशन आई, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो आप समझ सकते हैं कि यूथ के सामने हताशा कितनी बड़ी है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और इसीलिए आप देखिए कि मराठास हैं और पाटीदार हैं, यहाँ पे जाट हैं, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजर्वेशन चाह रहे हैं क्योंकि नौकरियाँ बच्चों को नहीं मिल रही हैं। दूसरा ये आता है कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो गया है। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में 70 से 75% के बीच में है और इसलिए इन्वेस्टमेंट गिर गया है। जो इन्वेस्टमेंट पीक किया था 2008-9 में 38% पे, वो अब गिर के 29% रह गया है। ठीक है, आप करें कि निवेश प्रभावित हो रहा है और रोजगार का संकट बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ग्रोथ की रेट जो है उसका बढ़ नहीं रही है, विकास उसी का असर विकास पे पड़ रहा है। सर, जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोचती है इन तमाम पहलुओं पर? यूथ जो एजुकेशन है उसका बजट उतना नहीं हुआ। हमने 6% का लक्ष्य रखा था पर कभी भी 3.9% से ज्यादा नहीं खर्च किया। ठीक है, उस मामले में तो शिक्षा भी आ जाता है, स्वास्थ्य भी आ जाता है कि जितने वादे किए गए थे बजट में, क्या उतना प्रावधान किया जा रहा है, क्या उतना बजटीय प्रावधान किया जा रहा है? लेकिन सरकार के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं, इसे लेकर जो सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ अभी तक सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए क्या किया है? हमारे अभी हम जो लोग हैं सबसे ज़्यादा डरते हैं कानून व्यवस्था से। जैसा कि इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इतनी खोखली है कि हर कोई डरता है। और दूसरी बात ये कि रेप केसेस साल दर साल बढ़ रहे हैं, रेप का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। इसमें हमारा कानून कहीं ना कहीं ढीला है। हम ये पूछना चाहते हैं आप सभी से कि आप हिंदू, मुस्लिम और जाति की राजनीति छोड़ के कब से आप विकास की राजनीति को स्टार्ट कर रहे हो? हमारे साथ खास पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। रेखा जी, आपसे समझना चाहूँगा आपके हिसाब से क्या कुछ सुझाव हो सकता है बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए? और यहाँ पर एक सवाल भी है आपसे मेरा, जीएसटी सहमति के साथ पारित हो जाता है लेकिन महिला आरक्षण विधेयक आज भी दशकों से लंबित है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए जिस गंभीरता की ज़रूरत है राजनीतिक वर्ग में वो गंभीरता नहीं है? ये बात तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महिलाएं अभी चाहे कितने भी कानून बन जाएं, और अभी हाल ही के अंदर स्पेशली 2013 के बाद में तो ऐसे कानून आए हैं जो महिलाओं के पक्ष में है। जैसे अभी एक युवा लड़की ने पूछा कि कितने भी कानून, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी भी बहुत ही संजीदा मामला है, रोज बलात्कार के मामले आते हैं, पीछा करने के, स्टॉकिंग के मामले आते हैं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, महिला आरक्षण तो एक चीज़ है। 6 दशक के बाद 7 दशक के बीच जो संसद है वहाँ पर भी महिला सांसदों की हिस्सेदारी बमुश्किल 10 और 11% है, राज्य विधानसभाओं में और बुरी स्थिति है। तो सोचना होगा नीति निर्माताओं के इस मोर्चे पर भी। शंकर प्रसाद जी, आपसे समझना चाहूँगा साहब, आने वाले दिनों में रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके का सुझाव होगा आपके लिए, आपके पास नीति निर्माताओं के लिए, और किस तरीके की स्थिति आपको नज़र आती है मौजूदा दौर में? देखिए, सबसे पहले तो हमें मॉडर्नाइजेशन पे गौर देना होगा। अभी तक कोई ख़ास इतना नज़र नहीं आया है, लेकिन ये भी कहूँगा कि मॉडर्नाइजेशन को करने के लिए 10-15 साल का समय लगता है, जो कि हम 25-30 साल पीछे छूट चुके हैं। जेएस राजपूत साहब, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि दल से बड़ा देश, आपको लगता है मौजूदा दौर में यही वो सबसे अहम बात है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए? बात तो बहुत सही कहते हैं, लेकिन करने के लिए मेरे मन में एक विचार है और मैं चाहता हूँ कि अगर 12 महीने केवल स्कूल शिक्षा पर लगा दिए जाएं, सारा देश इस बात को तैयार हो जाए कि हमारे स्कूल ठीक से चलेंगे, वहाँ पर आवश्यक सुविधाएं होंगी, वहाँ अध्यापकों के पद रिक्त नहीं होंगे, वहाँ अध्यापकों की नियुक्ति में राजनीति नहीं होगी, अध्यापक प्रशिक्षित होंगे, थोड़े मानदेय वाले अध्यापक नियुक्त नहीं किए जाएंगे, बच्चों को देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माना जाएगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ अगले 7-8 साल में, 10 साल में इस देश की शक्ल ऐसी बदलेगी जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते। ये हमारी अरुण कुमार साहब, आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ सुझाव सर आपका नीति निर्माताओं के लिए, ताकि हम भारत की और बेहतर तस्वीर देख सकें? देखिए, सरकार ने कहा है कि हमें अपनी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ानी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े, जो घट के 38% से 29% हो गया है। इसको बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर सामने अभी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। तो पब्लिक सेक्टर को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? जहाँ पे कि रोजगार पैदा हो, क्योंकि बच्चों को रोजगार चाहिए और रोजगार आज मिल नहीं रहा है। आलोक शर्मा साहब, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि करेंगे और करके रहेंगे, भरोसा जगता है एक नागरिक के तौर पर?
देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री महोदय तो इससे भी अच्छी बात कहते हैं, वो क्यों नहीं याद रही आपको? क्योंकि कहते ही हैं वो। अभी तक जो नेट रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत निराशा है। वो कहते हैं हम करेंगे और गरीबियों को दूर कर देंगे। वो उनका नीति आयोग अभी तक 3.5 साल में गरीबी रेखा तय नहीं कर पाया। जेटली साहब, कैसे आप तमाम दर्शकों को और देश को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में जो सपना दिखाया जा रहा है वो पूरा भी होने जा रहा है? कि हम ये कहते हैं इस देश में जब भी आंकड़ों की बात करते हैं तो आज हम नहीं निर्धारित करते, दुनिया निर्धारित करती है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, दूसरे देशों की अखबारें निर्धारित करती हैं और ये कहती हैं कि ब्रांड वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इंडिया की बढ़ रही है। इस भरोसे के साथ ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। एक उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर और ज़्यादा बेहतर होगी। जिस तरीके से बीते 7 दशक रहे हैं उस लिहाज से और आगे हम बढ़ेंगे, पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय, अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।